आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आपका डीडी उर्दू के इस ख़ास प्रोग्राम पैगाम हिंद में, जहां हम बात करते हैं हिंदुस्तान की मुश्तरका तहज़ीब पर और उससे रोशनास कराने वाले मौज़ूआत पर। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत हम रोज़ बातचीत करते हैं। एक नए प्रोग्राम और एक नए मौजू के साथ हम आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हैं। हिंदुस्तान का कल्चर बहुत रिच कल्चर है और इस कल्चर को हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डिफ़ाइन भी करते आ रहे हैं अपने पुराने प्रोग्राम्स में। आज हम एक नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज हमारी बातचीत का मौजू है हिंदुस्तानी सिनेमा और भारतीय तहज़ीब, और इस मौजू पर हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ख़ास मेहमान। सबसे पहले हम आपका तारुफ़ कराते हैं डॉक्टर विवेक दुबे से, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं हिंदी डिपार्टमेंट में जामिया मिलिया इस्लामिया में। इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि गहन इनकी दिलचस्पी है फिल्मों में, और इसके अलावा इनकी इंटरनेशनल सिनेमा और हिंदी सिनेमा पे बहुत सारे लेख भी प्रकाशित होते रहते हैं। तो आज हमारे साथ इस मौजू पर बात करेंगे डॉक्टर विवेक दुबे, और उनका साथ देंगे एक बहुत ही पॉपुलर पर्सनैलिटी, बहुत ही उम्दा शख्सियत, जिन्हें हम अक्सर प्रोग्राम्स में देखते भी होंगे। बहुत जाना पहचाना चेहरा है। जनाब दानिश इकबाल ख़ान साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। थिएटर से जुड़े हुए हैं और स्क्रीन प्ले भी लिखते हैं और नाटक भी लिखते हैं। तो आज हमारे साथ इस्तकबाल है सर आप दोनों का। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, जैसे तारीख़ के हवाले से, क्योंकि तारीख़ी फ़िल्में भी बनी हैं, उस हवाले से सर क्या इसमें और जोड़ा जा सकता है कि जिस तरीके से मुग़ल आज़म, जोधा अकबर या दूसरी और फिल्में बनी हों, तो उन्होंने भी क्या तहज़ीब, चूँकि वो तो एक अगर अलग पुराना हिंदुस्तान था, मुग़ल तहज़ीब थी, लेकिन वो फिर भी मकबूल हुआ और हमारे ही लोगों में बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ। तो एक ये जो किरदार नए निकल के आए तारीख़ से, इन्हें आप कैसे देखते हैं सर? हाँ देखिए, इसका जवाब देने से पहले अभी दानिश इकबाल साहब ने जो बातें कही उससे मुझे कुछ बातें आई जहन में। तो जैसे अभी बिमल रॉय साहब की, महबूब खान साहब की बात की, और यही कि पहले कितना ड्रामाई अंदाज़ होता था। जी। लेकिन मैं बताऊं आपको कि ये यहूदी जो फिल्म बनाई बिमल रॉय साहब ने, और वो बिमल रॉय साहब का है डायरेक्शन, लेकिन उसमें है कौन? दो बेहद नेचुरल एक्टर्स, दिलीप कुमार और मीना कुमारी। और जो जिस डायलॉग का जिक्र किया, तुम्हारा खून खून हमारा खून पानी, इसलिए मैं ये बात को कह रहा हूँ कि बड़ा दिलचस्प है और बड़ा वहाँ पे देखें आप सीन को, बड़ा आयरॉनिकल लगता है कि एक तरफ इतनी नेचुरल एक्टिंग हो रही है इन दोनों की, और वहीं पे सोहराब मोदी साहब जो है वो अपने ड्रामाई अंदाज में ही बोलते हैं। ऐसा कॉन्ट्रास्ट पैदा होता है। तो वो मुझे याद आ गया इनकी बात से। तो हाँ, अब आपने जो बात की तारीख़ी फिल्में और हिस्टोरिकल, बहुत ड्रामा, हिस्टोरिकल ड्रामा जैसे हम कहते हैं, वो बनते रहे शुरू से। सिकंदर बनी थी पहले, बहुत पहले, पृथ्वीराज कपूर साहब जिनका जिक्र किया वही बने थे सिकंदर, बड़ी मकबूल हुई थी, बड़ी हिट हुई थी वो। तो तब से वो सिलसिला चलता रहा। उसके बाद झांसी की रानी बनाई सोहराब मोदी साहब ने। तो ये रहा। तो ये काम क्या किया हिंदी सिनेमा ने, ये भी एक बड़ा काम किया है। हम ये कह सकते हैं और उसे देखें नज़र से कि भाई कितनी सच्चाई दिखाई गई या इतिहास को कितने सही ढंग से पेश किया गया। क्योंकि यहाँ मुझे एक और बात याद आ रही है कि कुछ ऐसे एक्टर थे, टॉप एक्टर्स हमारे, कि वो अगर उनको हिस्टोरिकल फिल्म ऑफर की जाती तो कहते थे हम नहीं करेंगे क्योंकि इसमें इतिहास को ठीक से नहीं दिखाएंगे। मीना कुमारी ने ऐसे करके कई फिल्में छोड़ दी। जहाँ आरा फिल्म जो है उनको ऑफर हुई थी, उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं करूँगी, और वो माला सिन्हा को भी दी गई। तो ये भी हुआ है। तो क्योंकि मेन स्ट्रीम सिनेमा होता है, कमर्शियल सिनेमा, उसके अपनी मजबूरियाँ होती हैं, कंस्ट्रेंट्स होते हैं, है ना, तो इसलिए वो तोड़ते मरोड़ते हैं, सब करते हैं। ये तो अभी तक भी हुआ है। अभी जो आई थी मणिकर्णिका, उसमें भी आप देख लीजिए कि बहुत ऐसी बातें दिखाई गई जो इतिहास में नहीं मिलती। लेकिन यहाँ बात ये है कि कम से कम इतिहास को वो जिंदा करते हैं पर्दे पर, आम व्यक्ति के लिए। तो ये काम सिनेमा करता है कि वो अपने पास्ट की जो बड़ी चीज़ें हैं, जो माइलस्टोन्स हैं, जैसे अकबर का ज़माना, जैसे मुग़ल आज़म में, हालांकि मुग़ल आज़म में वो अकबर पे केंद्रित नहीं है, वो तो अनारकली पर है और उनके उस पर, तो फिर भी तो, लेकिन ऐसी बहुत फिल्में बनी। तानसेन बनी थी फिल्म 43 में, जिसमें कुंदनलाल सहगल बने थे तानसेन, उसे अकबर का ज़माना दिखाया गया। तो बहुत फिल्में बनती रही। तो ये काम ज़रूर किया हमारे सिनेमा ने कि हमारी तहज़ीब के एक बहुत अहम एक हिस्से को, कंपोनेंट को, उसको पर्दे पे साकार किया, पर्दे पे जीवित किया, जिससे फिर लोग उसके बारे में पढ़ें, जाने, पता लगाएं। अगर कंट्रोवर्सी होती तो हो, लेकिन कंट्रोवर्सी भी जरूरी है। इसमें आपकी इजाज़त से मैं एक पॉइंट ये ऐड करना चाहूँगा कि हमारी फिल्मों में जो हिस्ट्री का कंटेंट है वो एक स्ट्रेटजी के तौर पे आया। याद कीजिए कि अंग्रेज़ों की हुकूमत है
और वो जब कोई फिल्म बनती है उसमें कोई किरदार गांधी जी की शक्ल का होता है तो वो फिल्म बैन हो जाती है। बहुत सी ऐसे फिल्में बनाई गई जिसमें जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली टच करने की कोशिश की और वो फिल्में रिलीज़ नहीं हो पाई। आप देखिए कि फिल्म मेकर अपनी जेब से पैसा लगा रहा है जी। तो उसका एक पैट्रियाटिक मतलब एक एफर्ट है, क्योंकि वो देख रहा है कि सारे लोग जो हैं आज़ादी की कोशिश कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें। जी, जी, तो ऐसी बहुत सी कोशिशें की गई। बाद में इन लोगों की समझ में आया तो कि हम क्यों ना ऐसा करें कि हम एक हिस्टोरिकल फिल्म बनाएं। तो आप देखिए कि सिकंदर जो बनाई गई तो वो उस वक्त पोरस कौन था और सिकंदर कौन था। सिकंदर बेसिकली जो हमारे कॉलोनियल पावर्स थीं जो बाहर से आ रही थीं, हिंदुस्तान को डोमिनेट करना चाह रही थीं, और पोरस हिंदुस्तानी फ्रीडम फाइटर्स थे। जी, जी। तो ये जो फिल्मों का कंटेंट था इस पे अब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन मजबूर है। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो कहेगी कि अब हम क्या करें, लेकिन जो राष्ट्रीय भावना थी उस ज़माने में, जो मुल्क से मोहब्बत का जज्बा था, वो सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। और इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि खैर थिएटर से भी बहुत सा कंटेंट आया, लेकिन देखिए थिएटर में भी वही कंटेंट कामयाब होता है जो सामने बैठे हुए लोग अप्रिशिएट करते हैं और उसके बाद ताली वो बजाते हैं, जब वो सीटी बजाते हैं, टिकट लेते हैं। बिल्कुल। और उस ज़माने का पारसी थिएटर बहुत महंगा थिएटर होता था। जी, जी। उस ज़माने में साहब उसके जो ब्लैक्स होते थे टिकट के 1-1 हज़ार और 2-2 हज़ार और 3-3 हज़ार रुपए लोग जो हैं अपने ज़मीनें बेच के आते थे, एक नज़र देखना है, और एक बार देखते थे तो फिदा हो जाते थे। जी, जी, जी। तो जो फिल्मों का क्रेज़ था और थिएटर का क्रेज़ था वो बिल्कुल एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है, उस ज़माने में होता था। आज इतना ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है कि हम सोच नहीं सकते। और एक छोटी सी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी भी ये मत समझिए कि कोई हिस्टोरिकल फिल्म होती है। वो हिस्टोरिकल फिल्म कभी नहीं होती, वो आज की फिल्म होती है। जी, जी, जी। इसकी मिसाल है मुग़ल आज़म। मेघनाथ देसाई साहब इकोनॉमिस्ट हैं जी। और ब्रिटिश पॉलिटिशियन हैं। उन्होंने एक पूरी किताब मुग़ल आज़म के ऊपर लिखी है। पाकीज़ा पर भी। हाँ, पाकीज़ा पे भी लिखी है। तो उनका कहना है, उन्होंने ख़ुद मुझे बताई थी बात, कि उनका कहना है कि ये अकबर और जहांगीर या सलीम की कहानी नहीं है, ये नेहरूवियन इंडिया है। जी। नेहरूवियन इंडिया का मतलब कि जो पुरानी जनरेशन है वो चाहती है कि मुल्क को एक ख़ास तरह से बनाया जाए, जी, जी, जी। जो बोसीदा हो चुकी है, फरसूदा हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है, जी, जी। जिसे बदल देना चाहिए। नई जनरेशन कहती है कि हम मोहब्बत की बुनियाद पे एक नया समाज ताबीर करेंगे, जी, जी। जहाँ छोटे और बड़े का फ़र्क नहीं होगा, जी। जहाँ पे शहज़ादा जो है एक दासी से मोहब्बत कर सकता है। तो देखिए ये एक क्लास डिफरेंस है। और उस वक्त उनका कहना है कि अगर आप उनके किरदार को देखते हैं पृथ्वीराज चौहान को, वो क्या है, वो इस्टेब्लिशमेंट है। जी, जी, जी। इस्टेब्लिशमेंट और उसके बाद जो अवाम जी, जी, और उसका स्ट्रगल। जी, तो देखिए जो पॉलिटिक्स होती है कहानी की या फिल्म की, वो बहुत से लेवल पे चलती है। किसी भी हिस्टोरिकल फिल्म को इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि हम देख रहे हैं कि तारीख़ में क्या हुआ था। नहीं, जी, जी। तारीख़ में जो हुआ था वो सब पुरानी बातें हो गई। जब आज की आप फिल्म देखते हैं तो उसकी जो पॉलिटिक्स होती है, उसके जो इश्यूज़ होते हैं, उसके जो सरोकार होते हैं, वो आज के होते हैं और आज ही के होने चाहिए। सर हाँ, जी, एक बात जोड़ दूँ इसमें जो जी, बताइए जी, जी। कि ये जो बात कह रहे हैं ये सिर्फ सिनेमा में ही ये नहीं होता, अदब में भी ये होता है। जी, जी, जी। इस मुझे यहाँ याद आ रहा था इनकी बातें सुनते हुए दानिश इकबाल साहब की, कि एक बहुत बड़े जो अदीब रहे हैं हमारे जयशंकर प्रसाद, जी। उनके सारे नाटक हिस्टोरिकल हैं। नहीं, क्या कोई कह सकता है कि ध्रुवस्वामिनी की जब बात कर रहे हैं तो वो ध्रुवस्वामिनी की बात कर रहे हैं, या चंद्रगुप्त की बात कर रहे हैं तो वो चंद्रगुप्त जो हुआ हिस्टोरिकल जो जी, हुआ जी, था राजा, जी, जी। या स्कंदगुप्त, जी, जी। वो तो बात कर रहे हैं अपने वक्त की, जी, जी। लेकिन डायरेक्टली नहीं कर रहे, जी, जी। क्योंकि कला तो इसी में होती है। जी। सीधे सीधे मतलब कुछ लोग मानते सीधे भी हो सकते, प्रेमचंद का तरीका दूसरा था, जी, जी। सीधे बात करते थे उसकी। जी, जी। ऐसे, हाँ। सर चूँकि आपका ताल्लुक़ अदब से है और ज़बान से है, तो सर जब हम ज़बान देखते हैं डायलॉग्स की, तो वो भी अपने कल्चर से जुड़ी हुई होती हैं। तो सर कुछ डायलॉग्स इस तरह के आप बता सकते हैं जहाँ एकदम से साफ कल्चर झलकता हो कि हाँ ये जो है हिंदुस्तानी तहजीब, और ये ज़बान और ये बात यहीं बोली जा सकती है, कहीं और इसके कोई और मायने नहीं हो देखिए, सकते। मैं आपकी बात का जवाब इस तरह से दूंगा, और मैं सत्यजीत राय के हवाले से दूंगा। जी, जी। क्योंकि उनका ये मानना था कि भाषा की अपने आप में अहमियत नहीं होती, जी, जी। वो इससे होती कि आप किस उसको दिखा रहे हैं,
जी जी ये किस क्लास को दिखा रहे हैं, किस जगह को दिखा रहे हैं, तो वहाँ के लोग कैसी भाषा बोलते हैं, ठीक वो कितना पकड़ पाए आप, जी, कितना ऑथेंटिक तरीके से, जैसे वो खुद करते थे। और इसीलिए आपको यहाँ बताऊँ कि वो हिंदी में फिल्में नहीं बनाते थे, कहते थे हिंदी पे मेरी कमांड नहीं है, और मैं ऐसी किसी भाषा में फिल्म नहीं बनाऊंगा जिस पे कमांड ना हो, कमांड नहीं है। जिससे मैं उसकी सारी बारीकियाँ समझ पाऊँ, न्यूएंसेस समझ पाऊँ। जी ये उनको बड़ी मुश्किल है शतरंज के खिलाड़ी बनाई, तो उन सबा जैदी पे वो डिपेंड रहे बिल्कुल। और तब भी वो अपने एक्टर से पूछते थे कि तुम ये डायलॉग बोल रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि हाँ नेचुरल है बिल्कुल, संजीव कुमार से और सईद जाफरी से और शबाना आजमी से। तो मैं भी यही मानता हूँ कि आप जिस क्लास को दिखा रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक बात करूँगा, मैं जिक्र छेड़ूँ क्योंकि अभी तक आया नहीं, कि पैरेलल सिनेमा का, ये जो आर्ट सिनेमा या ऑफ बीट सिनेमा जो हमारा रहा, उसने बड़ी अहम भूमिका निभाई कि एकदम से सिनेमा का फोकस बदल दिया, कि अब असली इंडिया पे फोकस किया। कि बीच का दौर एक जो गुजरा 10 साल का, 60 से लेकर 70 तक, जिसको हम कहते हैं एस्केपिस्ट सिनेमा, जीवन से भागने वाला, वो वैसा बन गया था बिल्कुल। रोमांस पे लव इन पेरिस, लव इन टोक्यो, लव इन जगह जगह लव हो रहा था। तो उसको बदल के एकदम से वो झटके के साथ ले आए ज़मीन पे, ये असली भारत है, ये रूरल इंडिया। अब देखिए, जिससे जब शुरुआत होती है इस मूवमेंट की 3 फिल्मों से, भुवनेश्वर को ले लीजिए आप, है ना, या और जो फिल्में हैं 2, उसकी रोटी फिल्म ले लीजिए मणिकौल की, या देखिए क्या पंजाब का रूरल बैकग्राउंड बिल्कुल, और कुछ एक्शन नहीं हो रहा है वहाँ पे, या और तमाम अंकुर फिल्म जो है श्याम बेनेगल की पहली फिल्म, और उसके बाद श्याम बेनेगल ने तरह तरह की फिल्में बनाई तब, उसमें असली भारत दिखता है आपको। उसमें चाहे ना वो हंसा वाडेकर पर बनाई गई भूमिका फिल्म हो, चाहे मंथन हो, जो पूरा ये गुजरात में जो है मिल का सारा हुआ पूरा, उस पर हो, तो असली भारत। तो क्योंकि हमें ये देखना है कि कल्चर अगर आ रहा है तो असली भारत से जुड़ के आना चाहिए, असली भारत का कल्चर। तो गांव को क्यों हम मान लें कि उसमें कल्चर ही नहीं है? अब जब दिखाएं तो बड़ी शान शौकत वाली चीज़ें दिखाएं, वो दिखाएं, गांव का तो कल्चर है अपना, बड़ा रिच कल्चर है, तो उसको इन लोगों ने दिखाया। और फिर ये किया, बड़ा अहम काम ये किया जो अब दिख रहा है दोबारा से, कि अलग अलग जो है जगह, जैसे पारसियों का जीवन दिखाया गया है ना, आप उसको देखिए, वो फिल्म बनी सईद जाफरी, सईद मिर्ज़ा ने बनाई फिल्म जो है, सलीम लंगड़े पे मत रो, एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, उसमें ईसाइयों का जीवन, जो बॉम्बे में जो ईसाई कम्युनिटी है उनकी असलियत, या पारसियों की असलियत। अच्छा, वो वैसी भाषा जैसे बोलते हैं पारसी, उसको दिखाया गया बिल्कुल। तो जो आपने भाषा की बात की, तो भाषा की अहमियत इससे होती है कि क्या आप उसको पूरा पकड़ पा रहे हैं, उसकी रियलिटी, उस खास क्लास की, उस कम्युनिटी की। अब मुस्लिम्स को दिखा रहे हैं, आप ईसाई को दिखा रहे हैं, आप सरदारों को दिखा रहे हैं, जैसे कि उनका राजेंद्र सिंह बेदी का उपन्यास है ना, एक ज़्यादा मैली सी, उसमें फिल्म बनी, तो कितना पकड़ पा रहे हैं आप असली कल्चर को ऐसे। तो वो चीज़ अगर पकड़ पाए तो फिर सिनेमा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता फिर ये। और ये हम देखते हैं, हम वैसे हिंदी सिनेमा की बात हो रही है यहाँ पे, लेकिन रे की फिल्मों में देखते हैं, रे जब जिस कम्युनिटी को दिखाते हैं, उन्होंने दोनों बैकग्राउंड पे फिल्में बनाई हैं, रूरल बैकग्राउंड पे भी, पौधर पांचाली, ऑपू संसार, पूरी ट्रिलॉजी है पूरी, वो तीनों। उसके बाद तीसरे में ऑपू संसार में जाके शहर आता है, कलकत्ता आता है, थोड़ा सा उसमें भी है, अपराजिता में भी है, बीच वाले में भी। लेकिन चाहे वो शहरी बैकग्राउंड पर बना रहे हो किसी में, लेकिन वो पूरा ध्यान रखते थे इस क्लास का व्यक्ति, इस कम्युनिटी का व्यक्ति, वो लैंग्वेज का भी कौन सा रूप बोलेगा, उसका डायलेक्ट कौन सा होगा, उसको ये चीज़, एक्सेंट वगैरह, हाँ, सब कुछ बिल्कुल। जी दानिश जी, पहनावे को लेकर, क्योंकि हमारे यहाँ मुख्तलिफ पहनावे हैं कम्युनिटीज से रिलेट करते हुए, तो जब हम आलमी सतह पर देखते हैं तो एक रुझान जो अब बनता हुआ नज़र आता है हिंदुस्तान के पहनावे की तरफ आते हुए, तो कभी कभी हम रस्म और रिवाजों में देखते हैं कि कुछ अब विदेशी ऐसे भी हैं जो हिंदुस्तानी कल्चर में आके शादी करना चाह रहे हैं, या उन रीति रिवाजों के मुताबिक शादी करना चाह रहे हैं। तो इसमें सिनेमा की कामयाबी क्या शामिल है, या और भी पहलू हैं? देखिए इस वक्त अगर आप देखें कि हिंदुस्तान से वो कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा तादाद में एक्सपोर्ट होके बाहर जा रही है, हिंदुस्तान से आईटी, जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो बहुत बड़ी तादाद में जाती है। तो सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट है हिंदुस्तान से होने वाला, वो तो फिल्मों का एक्सपोर्ट है। और आप सेंट्रल एशिया में चले जाइए, आप रूस में चले जाइए, आप इवन लैटिन अमेरिका में आप चले जाइए, तो अगर आप कहेंगे कि आप इंडिया से हैं तो वो कोई गाना गाएंगे, ठीक है, वो कोई गाना गाएंगे। आप यहाँ से लेकर फिलीपींस तक चले जाइए, इंडोनेशिया, मलेशिया, आपको वो जैसे ही मालूम होगा आप हिंदुस्तानी हैं तो वो कोई गाना गाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें आपकी ज़बान नहीं मालूम, उन्हें आपका कल्चर नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने कुछ ना कुछ देखा है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी बहुत सी एम्बेसीज़ हैं बहुत से मुल्कों में, तो हमारी सारी एम्बेसीज़ ने मिल के जो काम किया है, उससे बड़ा काम हमारी फिल्मों ने किया है कि जो हमारा कल्चर है और हमारे तहज़ीब को जो रिचनेस है
उसे बाकी दुनिया तक पहुंचाने का काम गांधी जी भी हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है देखा जाए कि अगर आप लैटिन अमेरिका में जाएं तो आप हिंदुस्तान कहेंगे तो अगर वो गाने का नाम लेंगे और पढ़ा लिखा आदमी है तो वो गांधी जी का भी नाम लेगा। तो अब उसके बाद मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारा एक्सपोर्ट है, पूरी फिल्म तो बहुत कम लोग देख पाते हैं, म्यूज़िक या गाना एक ख़ास चीज़ है, उसे कहते हैं बॉलीवुड सॉन्ग या बॉलीवुड डांस। तो बॉलीवुड डांस एक ऐसा डांस है जो कि बाकी दुनिया में नहीं होता है, कहीं पे भी नहीं हो सकता कि हीरो हीरोइन ज़रा से खड़े हुए और मुड़ के देखा तो 40-50 यूक्रेन से आई हुई और कजाकिस्तान से आई हुई और रूस से आई हुई। बिल्कुल, ये तो कहीं नहीं मिल सकता। ये कहीं नहीं हो ये कहीं नहीं हो सकता। और ये एक फैंटेसी है, ये एक ऐसी फैंटेसी है कि वो उनका जो सबसे लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट होता है वेस्ट में कि भाई शादी हो रही है, तो शादी जो है उनके यहाँ बहुत एक सीरियस सा अफेयर होता है कि हाँ भाई फादर है, हाँ सारे लोग बड़े सीरियस बैठे हुए हैं, तो ये उनकी फैंटेसी है। तो यही वजह है कि वो उन फिल्मों को देखते हैं, उन गानों को देखते हैं, फिर उनका जी चाहता है कि लाइफ में, हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसा हो, और उन्हें शायद ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में सारे लोग कुछ ऐसे ही कर रहे हैं। तो आज के सिनेमा पर आपका क्या तबसरा है तहजीब के ताल्लुक से? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ, और जैसी फिल्में पिछले कुछ सालों में आई हैं जिसमें कि मेन स्ट्रीम सिनेमा का जिस तरह का फोकस होता है कि क्लीशेज चलते हैं उसमें, स्टोरी के लेवल पे भी, डायलॉग के लेवल पे, वो वही चीज़ें दोहराते रहो जो एक बार कामयाब हो गई हैं। लेकिन कई नए डायरेक्टर्स ने इसको बदला है, वही एक बार दोबारा कोशिश हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे शहरों की जीवन शैली, उनका लाइफस्टाइल, उनकी भाषा, उसको पकड़ें, उसको दिखाएं। जैसे आपने देखा कहीं मेरठ को दिखा रहे हैं, कहीं बरेली को दिखा रहे हैं, कहीं भोपाल को, कहीं किसी को, तो ऐसी कई फिल्में आजकल बन रही हैं। चाहे तो उसमें या हरिद्वार को जैसे दम लगा के हईशा में हरिद्वार का कल्चर बिल्कुल, और जैसे लोग डायलॉग बोलते हैं उसको आप देख लीजिए, बधाई हो, या ऐसी बैडमैन हो गई, टॉयलेट एक प्रेम कथा हो गई, और ऐसी कितनी सारी फिल्में जिसमें अलग अलग जगहों की कल्चर को पकड़ने की कोशिश हमें नज़र आती है। बिल्कुल वहाँ लोकल जो कलर है वो दिखता है, और जिसमें कोई बड़े स्टार नहीं है कि बड़े सितारे हैं वो होंगे तो फिर वो चलेगी, मैं बिल्कुल नए आए हुए लोग उनको लेकर। तो ये जो दिख रहा है ना, इसमें मैं इसलिए बहुत खुश हूँ इस बात को देखकर कि हिंदुस्तान की असली तस्वीर उभर रही है, इसमें उभर के आ रही, उसको पकड़ने की कोशिश, ना कि कोई न सोची हुई इमेजिन की हुई चीज़ नहीं, बल्कि असली भारत, क्यों असली भारत में खजाना है, इतनी कहानियाँ। में सर कितना कामयाब हुए, जब हम फिल्म कॉम्पिटिशन्स की बात करते हैं आलमी सतह पर, कितना कामयाब लगते हैं हम आपको हिंदी सिनेमा के ताल्लुक से? देखिए, कामयाबी तो जैसे अभी दानिश इकबाल साहब कह ही रहे थे, कामयाबी तो इसी से पता चलती है कि कितना पॉपुलर है हमारा सिनेमा। और आज से नहीं, राजकपूर साहब तो जब आवारा आई थी, तो आवारा हूँ ये गाना रूस में कितना पॉपुलर था, और राजकपूर साहब पूरे वो ब्रांड एम्बेसडर बन गए अनऑफिशियली। वो तो इंडिया के कल्चर को जितना वहाँ उन्होंने पहुँचाया और पॉपुलर बनाया। अच्छा, ऐसी 3 इडियट्स फिल्म आई हमारी, वो चाइना, जापान, कोरिया में कितनी कामयाब हुई कि उसने नब्ज़ पकड़ ली वहाँ की भी जो बिल्कुल यंग जनरेशन जिन पर थोपा जाता है कि नहीं तुम्हें ये बनना है, वो करना है। मैंने देखा अपनी आंखों से कोरिया में कि कैसे लोग देखते थे 3 इडियट्स कितनी कामयाब हुई। तो बहुत ज़बरदस्त असर है हमारे देश में तो रहा ही है आम जनता पर। वो तो बहुत लंबा एक टॉपिक है जिसमें कितनी बात हो सकती है कि कितना सिनेमा ने प्रभावित किया है हमारे लोगों के हेयर स्टाइल से लेके और कपड़ों को, पहनावे को, इसको उसको लिया भी है, उसने लिया भी उसी से, और फिर उसको हाँ इम्पैक्ट भी किया उसको बहुत ज़्यादा। वो है वर्ल्ड में बुरा, बहुत ज़्यादा असर है। अब अगर हम ये सोचें कि भाई हमें ऑस्कर क्यों नहीं मिला, तो एक अलग ही वो तो विषय हो जाएगा, है ना। ऑस्कर कैसे मिलेगा, क्या है और क्यों नहीं मिला, वो सब एक अलग वो है, उस पर ना जाएं। लेकिन दुनिया में जैसे कई, जिसको पहले थर्ड वर्ल्ड बोला जाता था, अब जैसे ग्लोबल साउथ हम कहते हैं, उसमें बहुत इंडियन सिनेमा का असर है बहुत, उसमें मेन स्ट्रीम सिनेमा का भी हाथ है बहुत बड़ा। लेकिन ये जो हमारे जैसे हम सीरियस सिनेमा कह सकते हैं, वो भी उसने भी अपनी जगह बनाई है, अपना मकाम उसका है एक पूरा। ये चीज़ जी दानिश साहब, इसके ताल्लुक से आपका क्या एक एक्सपर्ट वाली राय? देखिए, हाल के दिनों में हालात बहुत तेज़ी से बदले हैं, और जिस तरह से पिक्चर हॉल से जो कंटेंट है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आया, उसके बाद वो आपके घर तक आया, उसके बाद वो आपके मोबाइल तक आया, तो कंटेंट कंजम्पशन का जो पैटर्न है वो बदल गया है। और पहले ये होता था कि किसी फिल्म को कामयाब करने के लिए एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस ज़रूरी होता था, एक बड़ा स्टार ज़रूरी होता था, और मशहूर नाम ज़रूरी होते थे। तो देखिए, ये एक बहुत अच्छी बात है कि ये बदल रहा है, और एक जो आर्टिफिशियलिटी है ये ख़त्म हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सिनेमा एक बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है, वो हमारे समाज को भी बदल सकता है, वो हमको भी बदल सकता है।
तो अगर वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के नाम पे एक झूठी दुनिया हमको ना दिखा के एक सचमुच कंस्ट्रक्टिव वे में हमारे समाज को आगे बढ़ाए, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाए, हिंदुस्तान के अंदर नहीं हिंदुस्तान के बाहर भी जो हमारी असली वैल्यूज़ हैं उनको लेके हिंदुस्तान की एक शिनाख्त बनाए और हिंदुस्तान का एक प्रमोशन करे, हिंदुस्तान का नाम करे। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि पूरी दुनिया में जिस तरह से गांधी जी ने मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तानी सिविलाइजेशन की जो बेस्ट चीज़ें हैं, जो बुद्धिज़्म की बेस्ट चीज़ें थी, जो जैनिज़्म की बेस्ट चीज़ें थी, जो मतलब इस्लाम, शिंटोइज़्म, इवन जेविश फेथ की जो बहुत अच्छी चीज़ें थी, ज्यूस की जो अच्छी चीज़ें थी, वो सब उस आदमी ने हिंदुस्तान में रह के, साउथ अफ्रीका में रह के दोस्तों से हासिल किया और अपनी एक फ़िलासफ़ी बनाई, एक अपना सिस्टम बनाया और हिंदुस्तान को नहीं बदला, पूरी दुनिया को बदला। तो मैं समझता हूँ कि ये काम फिल्मों के ज़रिए भी किया जा सकता है कि हर कहानी हम फिल्म देखने जब जाएं और फिल्म देख के जब वापस आएं तो अंदर हमारे अंदर कुछ बदल चुका हो, हमारे सोचने का अंदाज़ बदल चुका हो। अगर हम अपने सिनेमा को उस लेवल पे ले जाएं तो हम समझते हैं कि यही इसका असल मकसद है। क्योंकि देखिए, जो ग्रेट लिटरेचर करता है कि आप एक किताब पढ़ते हैं, वार एंड पीस पढ़ते हैं या दोस्तोयेव्स्की का कोई मास्टरपीस पढ़ते हैं, उसके बाद जब आप किताब बंद करते हैं तो आपको लगता है, आप सोचते हैं, उसके बाद आपको लगता है कि आप बदल गए। तो इसी तरह से जो बड़ा सिनेमा है, जो अच्छा सिनेमा है, अब किताबें तो लोग उस तरह से पढ़ेंगे नहीं। मैं चाहूँगा कि फिल्म मेकर्स जो हैं इंसान को बदलने की कोशिश करें, समाज को बदलने की कोशिश करें और दुनिया को बदलने की कोशिश करें। यही हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट होगा। हमारे साथ बातचीत में शामिल होने के लिए डीडी उर्दू की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हिंदुस्तान की तहज़ीब को हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर समझते हैं, मुख्तलिफ़ मज़ामीन को हम आपके सामने लेकर आते हैं। ये ख़ास जो मौजू था सिनेमा और हिंदुस्तानी तहज़ीब, इस पर हमारी बातचीत हुई है और हमने समझा है कि सिनेमा के माध्यम से या सिनेमा के नज़रिए से हिंदुस्तान की तहज़ीब को हमने कितना प्रमोट किया, कितना आगे बढ़ाया और हमारी जो एक मुश्तरका तहज़ीब है, मुश्तरका रिवायत है, साझा विरासत है, हमने उसको किस तरीके से सिनेमा ने उसको आगे बढ़ाया है। यही हमारा आज का मौजू था। एक नए मौजू के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।